मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 बहुत ही नज़दीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में 17 फरवरी से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 की शुरुआत होने जा रही है। और हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो है जिनको बहुत अच्छा से तैयारी नहीं है, या जो लोग इस असमंजस में हैं कि भाई किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन हम तैयारी करें, तो उन विद्यार्थियों के लिए क्लास स्पेशल लेकर आए हैं। आप समझ लीजिए कि अगर आपकी बनी आप कितना भी तैयारी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार इन प्रश्नों को आप जरूर देख लीजिएगा जो मैं आपके लिए गेस कर रहा हूं। और निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि इसमें से आपको 90% क्वेश्चन तो लड़ेगा ही। 10% क्वेश्चन छोड़ दीजिए जो इधर उधर से कहीं कहीं से सेट कर दिया जाता है, लेकिन 90% क्वेश्चन आपसे लड़ेगा ही लड़ेगा, एकदम गारंटी लिखिए। तो इस तरह से आज के प्रश्न में मैं स्पेशल मैट्रिक बोर्ड 2026 के विद्यार्थियों के लिए क्लास लेकर आया हूं। तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेज। और इस क्लासेस के माध्यम से मैं उन विद्यार्थियों को लिए आज का क्लास लेकर आया हूं। तो मैं सबसे पहले ही बता देना चाहता हूं कि जो भी हमारे अभिभावक या छात्र छात्राएं जो भी इस क्लास को देखेंगे, कम से कम आपके हित मित्र दोस्त साथी जो भी हैं, कम से कम एक व्यक्ति के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उस विद्यार्थी का भी जिसका कमजोर है पक्ष, या जिसको तैयारी अच्छा से नहीं है, या तैयारी भी है तो कम से कम इन प्रश्नों को देख ले, ताकि परीक्षा में उसका 100 के 100% क्वेश्चन जो है पकड़ा जाए। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। और आज का जो टॉपिक है, इसके पहले मैंने 2 आप लोगों को क्लासों में गाइड गेस क्वेश्चन कर दिए थे, आज ये तीसरा क्लास है। तो देखिए भौतिकी का प्रश्न है। भौतिकी जैसे आप जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 मैथ है, जिसमें 3 साइंस है, इसमें से एक में भौतिकी के मैं प्रश्न आज गेस कर रहा हूं। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 बीएम प्रश्न यानी बोर्ड मॉडल प्रश्न है। और इसमें 90% समझ लीजिए कि 90% एक क्वेश्चन जो है आपको आएगा ही आएगा, इससे लड़ जाएगा, इससे बाहर का नहीं आएगा। इन प्रश्नों को देख लीजिए। तो देखिए आज का जो प्रश्न है मानव नेत्र से है। मानव नेत्र से आप लोग को तीसरा चैप्टर है। तो मानव नेत्र से तीसरा चैप्टर में आप लोग समझ लीजिए। तो पहला जो प्रश्न है आप ध्यान से समझ लीजिए कि पहला जो प्रश्न है ये आपका है, कॉर्निया से क्या समझते हो, या कॉर्निया किसे कहते हैं। तो देखिए क्या है, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते जा रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ लें और इसको याद भी कर लें। देखिए मानव नेत्र का सबसे अगला भाग, मानव नेत्र का सबसे अगला भाग देखिएगा कि काला होता है। सबके नेत्र में झांक कर देखिए तो आगे वाला जो काला भाग होता है ना, इसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। तो मानव नेत्र का अगला भाग जो काला होता है और थोड़ा सा उभरा होता है, इसी को कॉर्निया कहते हैं। अब एक कॉर्निया जो होता है ना, यह पारदर्शक होता है, इसमें प्रकाश आर पार चला जाता है। और जब नेत्र दान होता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो इसी कॉर्निया को दान किया जाता है। तो चलिए ये प्रश्न आप लोगों को हो गया कि मानव नेत्र का अगला भाग जो काला होता है और जो थोड़ा उभरा हुआ रहता है, इसी को कॉर्निया कहते हैं। अब दूसरा बात देखिए रेटिना। रेटिना किसे कहते हैं, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिना किसे कहते हैं। तो देखिए रेटिना जो है ना, मानव नेत्र का वह भाग जहां पर हम वस्तु को कोई देखते हैं और उसका प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का जहां पर प्रतिबिंब बनता है, उसी परत को, उसी लेयर को रेटिना कहते हैं, ठीक ना। ये नेत्र लेंस के पीछे होता है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वहां पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है ना, उल्टा होता है, और वहीं से दृक तंत्रिका के द्वारा इसकी सूचना जो है वो मस्तिष्क को चला जाता है। अब देखिए कभी कभी पूछ देता है कि दृक तंत्रिका क्या है, तो हमारे रेटिना से कुछ पतली पतली नसें जुड़ी रहती हैं जिसका संबंध मस्तिष्क से होता है। तो इन तंत्रिकाओं को, इन नसों को दृक तंत्रिका कहते हैं, ये भी याद रखिए। अब देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, आइरिस या परितारिका किसे कहते हैं। तो देखिए हमारा जो अंदर का लेयर है जिसको हम लोग कोराइड कहते हैं, मानव नेत्र का जो अंदर का परत है, भीतरी परत कोराइड, इस कोराइड का जो अगला भाग देखिएगा ना इस तरह से, तो ऐसे हो जाता है। अब ये देखिए फैलता है, ऐसे सिकुड़ता है। जब कम होगा तो लाइट प्रकाश कम आएगा, जब हट जाएगा तो प्रकाश ज्यादा आएगा। तो इसी परत को आगे नेत्र के अगले भाग में आ जाता है। तो यहां पर देखिए इस साइड में सिलियरी मांसपेशी हो जाती है और आगे वाला भाग ऐसे हो जाता है। जब हम लोग ऐसे करते हैं, नेत्र को ऐसे करते थे, चौड़ा होता है, प्रकाश अधिक जाता है, और जब इसे छोड़ देते हैं तो प्रकाश कम जाता है। तो इसी मानव नेत्र के अगले भाग जो फैलने और सिकुड़ने वाली मांसपेशियों से बना होता है, इसी को हम लोग आइरिस या परितारिका कहते हैं। इसी के द्वारा जो है प्रकाश का नियंत्रण होता है, कितना प्रकाश अंदर जाएगा कितना नहीं जाएगा, इसी के द्वारा नियंत्रण
होता है। तो ये इसी परत को हम लोग आइरिस या परितारिका कहते हैं, जिसके माध्यम से प्रकाश अंदर जाता है। दूसरी है पुतली। जैसे देखिए पुतली, जैसे मैंने कहा कि परितारिका में आइरिस में जो छिद्र होता है, यहां पर आपने जैसे बताया, तो देखिए यह छिद्र हो गया, बीच में छिद्र हो गया, इसी छिद्र के द्वारा प्रकाश अंदर आता है, फिर इसको कम किया जाता है, ज्यादा किया जाता है। मैंने यहाँ पर इस एक तरह का शटर होता है, तो इस शटर के द्वारा ही प्रकाश कितना जाना है कितना नहीं जाना है ये डिसाइड करता है परितारिका में जो बना छिद्र होता है। तो इसी छिद्र को, जो परितारिका में बना छिद्र होता है, इसी छिद्र को कहते हैं पुतली। तो याद रखिए, परितारिका में बने छोटे छिद्र को पुतली कहते हैं। इसी छिद्र के से प्रकाश अंदर नेत्र में जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हो। तो देखिए, आप देखिएगा, ये नेत्र की ये क्या है, एक नेत्र की शक्ति है, नेत्र की क्षमता है। अब जैसे होता है कि हम लोग कोई वस्तु नजदीक देखते हैं, तो देखिए नेत्र जो है तुरंत अपने सारे सिस्टम को सेट कर देता है नजदीक में। अब हम वस्तु दूर देख रहे हैं तो वहां पर सेट कर देता है। तो देखिए नेत्र में क्षमता होता है कि अपने आप, अगर हम लोग कैमरा को या किसी भी चीज को सेट करना होता है, तो मान नजदीक करना होता तो इसको सेट करके नजदीक लाते हैं, फिर दूर करना होता तो उसको सेट करके दूर करते हैं, ऐसे करना पड़ता है। लेकिन नेत्र में ऐसा कुछ नहीं, नेत्र अपने आप जो है अपने नजदीक की वस्तु को देखना होता निकट में सेट कर लेता है, दूर की वस्तु को देखना है तो दूर में सेट कर लेता है। तो इसी समंजन, नेत्र की इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। यानी नेत्र की वो क्षमता जिसके चलते नेत्र की लेंस की फोकस दूरी अपने आप सेट हो जाती है, इस क्षमता को, नेत्र की इस क्षमता को हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। देखिए मैं क्वेश्चन जो है एकदम बिल्कुल स्पष्ट ढंग से एकदम क्लियर बता रहा हूं और एकदम साधारण भाषा में बता रहा हूं कि आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आपको एकदम क्वेश्चन याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं, खाली ध्यान से सुनिए। तो नेत्र की वह क्षमता जिसके चलते नेत्र लेंस की फोकस दूरी स्वतः सेट हो जाती है, चाहे दूर देख रहे हैं तब, नजदीक देख रहे हैं तब, तो ये सेट हो जाती है। इसी क्षमता को, नेत्र की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब देखिए एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कारण दूर करने का उपाय। तो देखिए नेत्र का दृष्टि दोष, नेत्र दृष्टि दोष जो होता है, मानव में अगर किसी तरह की कोई खामी उत्पन्न हो जाए, जैसे मशीन आप समझते हैं, किसी मशीन में कोई खराबी उत्पन्न हो तो मशीन सही ढंग से काम नहीं करता, उसी तरह से हमारे नेत्र में किसी तरह की खामी आ जाती है तो नेत्र सही ढंग से काम नहीं करता। तो इसी नेत्र के दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। जब किसी प्रकार नेत्र में कोई खामी उत्पन्न हो जाती है और नेत्र सही ढंग से काम नहीं करता है, तो इस दोष को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए प्रकार जो है, तो मूल रूप से आप लोग को दृष्टि दोष 3 प्रकार के होता है। जैसे आप जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है और जरा दृष्टि दोष है। इसके साथ ही साथ आप लोग जानते हैं बिंदुकता भी है, मोतिया बिंद भी है, ये भी है। लेकिन इसमें सबसे जो मुख्य 3 है, इसी पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आप लोग निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष आप जानते हैं कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। देखिए कभी कभी बच्चे हमारे असमंजस में पड़ जाते हैं, ध्यान दीजिए। निकट दृष्टि दोष यानी नेत्र में ये दोष उत्पन्न हो गया है कि निकट कहीं देखेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं, निकट दृष्टि दोष मैंने निकट के ना दिखाई दी, गलत बात है। निकट दृष्टि दोष को ऐसे समझना है कि हमारे नेत्र में दोष उत्पन्न हो गया है कि निकट को ही देखेगा। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट के देखी, दूर के ना देखी। देखिए कैसा है, दूर दृष्टि दोष मतलब दूर के देखी, निकट के ना देखी, ऐसे समझिएगा इसको। तो इस तरह से नेत्र में दोष उत्पन्न हो गया कि निकट की वस्तु को देखता है, दूर की नहीं देखता। उसी तरह से दूर दृष्टि दोष में दूर के देखी, निकट का नहीं देखेगा। जरा दृष्टि दोष जो होता है वो बुढ़ापे की अवस्था में हो जाता है, जैसे मांसपेशियां, सिलेरी मांसपेशियां जो ढीली पड़ जाती है, इसके कारण होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष जो है वो हमारी जो क्या कहलाता है, नेत्र गोलक है, वो कभी कभी छोटा हो जाता है या लंबा हो जाता है। छोटा हो जाएगा तो भी नहीं दिखाई देगा सही ढंग से, लंबा हो जाएगा तो भी नहीं दिखाई देगा। तो ये दोनों कारण है। और जरा दृष्टि दोष में होता है कि मतलब नेत्र जो है उसकी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, तो सही ढंग से जो लेंस है काम नहीं करता है, हिलते रहता है। तो इस तरह से बुढ़ापे की अवस्था में हो जाता है। तो देखिए इसका जो निकट दृष्टि दोष है, अवतल लेंस लगाकर इसका उपचार किया जाता है। दूर दृष्टि दोष है, उसको उत्तल लेंस लगाकर उसका उपचार किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस लगा करके किया जाता है। तो ये आपको कारण बता दिए और इसका उपाय बता दिए। अब इसको दूर करने का उपाय जैसे लेंस लगाकर किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लगेगा,
दूर दृष्टि दोष में उत्तल रहेगा और जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस लगेगा। तो ये याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को, मैं 15 क्वेश्चन गेस कर रहा हूं इस चैप्टर से, एकदम निश्चित है कि आपको 90% से ज्यादा इस क्वेश्चन लड़ जाएगा आपकी परीक्षा में। तो देखिए अब इसके बाद है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो देखिए वर्ण विक्षेपण क्या है, एक घटना है। जब हम सूरज के प्रकाश के सामने किसी प्रिज्म को रखते हैं तो क्या होता है ना कि उस सूरज के जो प्रकाश है, जानते हैं आपके सूरज के प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, सूरज के प्रकाश में 7 रंग होता है। तो जब सूरज के प्रकाश के सामने हम इसे प्रिज्म को रख देते हैं ना, तो सूरज के प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये प्रिज्म है और ये प्रिज्म के सामने जब हम सूरज के प्रकाश को ऐसे लाते हैं तो इसके पड़ने के बाद जो है ना इस 7 रंगों में, ऐसे 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो ये 7 रंगों में जब विभक्त हो जाता है इस पर्दे पर, इसी घटना को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। इस घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इस वर्ण विक्षेपण में जो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है इसको वर्णपट कहते हैं, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, याद रखिए। तो इस घटना को, सूरज के प्रकाश को 7 रंगों में अलग अलग विभक्त होने की घटना को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। अब इसमें जो 7 रंगों की पट्टी आ गया उसको वर्णपट कहते हैं या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसमें जो रंग, सारे रंग जो होते हैं उसको वैनी आह पिनला शॉर्ट में कहते हैं, इसको याद रखिए, सभी रंग याद हो जाएगा, वैनी आह पिनला। तो ये 7 रंग है। और वर्णपट किसे कहते हैं, यही आपने बताया कि 7 रंगों की रंगीन जो पट्टी प्राप्त होती है, इन 7 रंगों की रंगीन पट्टी को हम लोग वर्णपट कहते हैं या उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, ये भी याद रखना। अब देखिए प्रिज्म किसे कहते हैं, देखिए एक प्रिज्म ही बनाए हैं हमने। ऐसा प्रिज्म जो है एक प्रकाशीय यंत्र होता है जो त्रिभुजाकार होता है और 6 फलकों से मिलकर बना होता है। तो प्रिज्म एक प्रकाशीय यंत्र होता है, बस इतना ही लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। या प्रिज्म एक प्रकाशीय यंत्र होता है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है, इस 6 फलकों से बना होता है। बस इतना 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपको आएगा। तो इस तरह से चलिए देखिए आप टिंडल प्रभाव क्या है, कई बार आप लोग परीक्षा में पूछा है कि टिंडल प्रभाव क्या है। तो देखिए जब हम लोग क्या करते हैं कि कोई कोलाइड विलयन लेते हैं, कोलाइड विलयन लेते हैं और उस विलयन में जब हम लोग कोई प्रकाश मारते हैं जैसे टॉर्च से, माने कोलाइड आप विलयन ले लिए और इस तरह से, जैसे समझिए शीशा का गिलास है, इसमें कोलाइड विलयन बना दिए, जैसे हम लोग नमक या चीनी इसमें घोल दिए हैं। तो उसके बाद जब यहाँ से हम टॉर्च से क्या करेंगे, टॉर्च से जब इस प्रकाश मारेंगे ना, तो देखिए प्रकाश ऐसे जब जाएगा तो इधर जाने के बाद यहाँ क्या होगा कि इसमें प्रकाश के जो इसमें जो गिलास में पानी में नमक या चीनी के जो कण मिले हुए हैं वो क्या करता है ना कि प्रकाश को फैला देता है। तो प्रकाश को फैला देता है, इधर से देखिएगा प्रकाश जो इतना दूर में घुसेगा और इधर जाकर छितरा जाता है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं क्या, टिंडल प्रभाव। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। यानी जब कोलाइड विलयन में हम किसी प्रकाश को छोड़ते हैं तो पदार्थ, उस विलयन में उपस्थित पदार्थों के जो कण हैं वो प्रकाश किरणों को क्या करता है, इधर उधर छितरा देता है, मतलब वो छितरा जाती है, फैल जाती है, फैला देता है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। अगला है देखिए दूर बिंदु और निकट बिंदु से क्या समझते हो। यही कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु से क्या समझते हो। तो देखिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या होता है, कह रहा है कि नेत्र से वह दूरी जहां पर रखी गई वस्तु को हम स्पष्ट देख लेते हैं। अब जैसे मान लें कि हमारा यहाँ नेत्र है, हम यहाँ ऐसे कोई वस्तु को रख दे, कहे कि बताइए क्या है, तो स्पष्ट रूप से नहीं पता चलेगा। तो कह रहा है कि नेत्र से वह बिंदु, वह दूर माने निकट बिंदु, माने नेत्र से निकट बिंदु कहाँ हो सकता है, तो वहां पर वस्तु जहां पर स्पष्ट दिखाई दे उस बिंदु को हम लोग कहते हैं निकट बिंदु। यानी नेत्र से वह दूरी ना जहां पर रखी गई वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, निकट बिंदु, तो उसको निकट बिंदु। और दूर बिंदु माने नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहां पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब, या जब वस्तु हमारे नेत्र पर प्रतिबिंब अगर स्पष्ट बनेगा तभी वो वस्तु हमको दिखाई देगी। तो जिस वह दूरी, वह अधिकतम दूरी जहां पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पर स्पष्ट बनता, हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, उस बिंदु को कहते हैं दूर बिंदु। तो निकट की बिंदु जो 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर रखी गई वस्तु को हम लोग स्पष्ट देख पाते हैं। और 25 से वो अनंत बिंदु जो है, अनंत दूर जो है, वो बहुत अधिक हो सकता है, अनंत हो सकता है, कहाँ हो सकता है उसको नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह से जो बहुत दूर बिंदु है उसको दूर बिंदु कहेंगे। यानी नेत्र से निकट वह बिंदु जहां पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग स्पष्ट देख लेते हैं।
और वह दूर बिंदु जहां पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग के नेत्र पर स्पष्ट बनता है, स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दूर बिंदु। अब देखिए दृष्टि परास क्या है, तो देखिए निकट निकट बिंदु जहां पर वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, और दूर बिंदु जहां पर हम लोग वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, इसके बीच में इसकी दूरी है, इसी दूरी को हम लोग कहते हैं दृष्टि परास। मतलब हमारा नेत्र कितना से कितना दूर के बीच की दूरी को देख पाता है, इसी को कहते हैं दृष्टि परास। अब देखिए तारे, एक बहुत क्वेश्चन बार बार पूछ देता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए वायुमंडल में वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है ना तारे टिमटिमाते हैं। अब होता क्या है कि रात्रि के समय जब हम लोग तारों को देखते हैं तो देखिए वायुमंडल में बहुत सारे जो है ना गैसों के कण है, जलवाष्प के कण है, धूल कणों का कण है, या छोटे छोटे और भी पिंड है, आकाशीय पिंड। तो उससे क्या होता है कि प्रकाश जब सूरज से यहाँ निकलता है ना तो बीच में इन कणों से कणों पर पड़ता है, तो ये इधर उधर क्या होता है, कभी इधर जाएगा प्रकाश, कभी इधर जाएगा, कभी तैरते रहेगा तो कभी हटेगा कभी जाएगा। तो इससे क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो कभी हमारे नेत्र पर वो प्रकाश आता है, कभी रुक जाता है, तो लगता है कि कभी बहुत वो जो तारा है कभी बढ़ रहा है, कभी बुझ रहा है, कभी लाइट ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। मतलब तारे जो है लग रहा है कि बॉल की तरह भुक भक कर रहे हैं, टिमटिमाते हैं, उसी को कहते हैं टिमटिमाते हैं। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। सीधा सीधी लिख दीजिएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगर समझाना है तो कहिएगा कि वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण हैं, जलवाष्प कण हो, धूल कण हो, या छोटे छोटे जो पिंड है, उस पर सूर्य के प्रकाश जब पड़ता है तो क्या होता है, उसका परिवर्तन होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण जो होता है ना तारे जो है टिमटिमाते नजर आते हैं, कभी प्रकाश ज्यादा होता है कभी कम होता है। तो यही कारण है तारे के टिमटिमाने का। दूसरा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुबह और शाम के समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता है। आप देखिएगा कि सूरज में जब सूरज उगता है तो एकदम लाल लगता है कि चक्का उग रहा है, फिर शाम में डूबता है तो वैसे ही। आखिर ऐसा क्यों? तो देखिए सुबह और शाम के समय सूरज हम लोगों से बहुत दूर होता है, तो दूर होता है तो उस समय देखिए सूरज से सातों रंग तो निकलता है, लेकिन दूरी के कारण क्या होता है ना कि जो सूरज के प्रकाश में 6 रंग है, लाल को छोड़ दीजिए, जो 6 रंग है ना उसका बहुत प्रकीर्णन होता है, मतलब इधर उधर छितरा जाता है। लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, लाल रंग जो है उतना छितराता नहीं है। तो जिसके कारण क्या होता है ना कि लाल रंग सीधे हमारे लोग के आंखों तक चला आता है। तो इसलिए लाल रंगों का जो विक्षेपण होता है ना, इधर उधर भटकने की घटना या जो कहा जाए छितराने की घटना, तो उसमें कम होता है। ये वैज्ञानिक कारण है, कम होता है। तो इसलिए जो है सुबह और शाम के समय सूरज जो है बिल्कुल लाल दिखाई पड़ता है। लेकिन अब वही कहिए कि दोपहर में क्या होगा, तो देखिए दोपहर में क्या होता है ना कि सूरज जो है हम लोग से बहुत नजदीक होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है ना कि सभी प्रकाश का उतना जो है क्या कहा जाता है प्रकीर्णन नहीं होता है। तो नहीं होता है प्रकीर्णन तो क्या होता है, सूरज जो है अपने मूल वास्तविक रंग सफेद दिखाई देता है। मतलब सूर्य का जो सूरज के प्रकाश का रंग है सफेद, सब मिलकर के सफेद हो जाते हैं, तो उस समय सफेद दिखाई देता है, लेकिन सुबह और शाम को लाल दिखाई देता है। अब देखिए इसके अगला क्वेश्चन है कि खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका भी आंसर इसी में छुपा है। जहां भी आप देखिएगा रेलवे फाटक हो या गाड़ी के पीछे हो, कहीं पर हो, या बैक साइड में जो जलता है, जैसे हम लोग घूमते हैं कहीं तो बैक साइड में बैक लाइट जलता है, तो वहां पर देखिएगा हमेशा लाल रंग का ही प्रयोग होता है। या कहीं खतरे के रूप में देखिएगा तो हर जगह वो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का जो है ना विक्षेपण जो है बहुत कम होता है, मतलब ये बहुत कम इधर उधर वितरित होता है। दूसरा रंग के प्रकाश है ना इतना छितरा जाएगा कि उसका कोई आगे चलकर उसका कोई जो है दिखाई वो नहीं पड़ेगा। लेकिन लाल रंग जो है ना जल्दी उसका ना झुकाव इधर उधर नहीं होता है, कहा जाए कि प्रकीर्णन उसका बहुत कम होता है, इसलिए बहुत दूर तक दिखाई देता है। आप देखते हैं ट्रेन आकर के गुजर जाती है स्टेशन से, उसके पीछे जो भुक भाग लाल जो रंग का प्रकाश जलता है वो बिल्कुल बहुत दूर तक दिखाई देता है। तो इसलिए लाल रंग के जो है प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग खतरे के निशान के रूप में किया जाता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास में आप लोगों को बता दिए कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन 2026 में आने वाला है, भौतिकी का प्रश्न है। अगले क्लास में आप लोगों को टोटल में प्रश्न बता दूंगा। आप लोगों को 17 तारीख के पहले टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सभी क्वेश्चन आप लोग को इस चैनल पर मिल जाएगा। आप
एक दूसरे को सब्सक्राइब कर दीजिए, भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आपका एक क्वेश्चन जाए तो वो मिल जाए। और एक और चीज़ है, जो लोग हमारे विद्यार्थी उतने तैयारी अच्छा से नहीं किए हैं, उनको लगता है कि भाई अब क्या करें, कुछ नहीं करना, आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए और देख कर जाइए, देखिए आपका टोटल क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में।